अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस। और एक क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है कि जी विद होल्डिंग टैक्सेस की या विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स जो हैं सेक्शन 165 के तहत तो कैसे फिल करते हैं और उसका क्या प्रोसीजर है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आपने विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स कैसे फ़ाइल करनी है, क्या उसका वर्क फ्लो है। और ख़ास तौर पे ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आज सैलरीज़ के हवाले से आपको बताएंगे। तो बहुत सारे छोटे बिजनेसेस, स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस हैं जिनकी विद होल्डिंग शायद और चीज़ों की तो नहीं बनती, क्योंकि उनके एनुअल टर्नओवर यानी उनके सेल्स जो है पूरे साल की कम है, लेकिन सैलरीज वो शायद 50,000 से ज़्यादा की दे रहे हैं। तो तब जो है उनको विद होल्डिंग करनी होगी। और इसी तरह बहुत सारे और भी बिजनेसेस हैं, आईटी फ्रीलांसर्स वगैरह, जिनकी शायद और विद होल्डिंग यानी गुड्स एंड सर्विसेज पे, डिस्ट्रीब्यूटर या और इस तरह के सिनेरियोज पे तो उनकी विद होल्डिंग नहीं बनती। लेकिन चूँकि वो एम्प्लॉयर हैं तो हर एम्प्लॉयर ने अगर वो 50,000 से ज़्यादा सैलरी दे रहा है पर मंथ अपने किसी भी एक एम्प्लॉय को, तो उन्होंने डिडक्शन करनी है। और फिर एम्प्लॉय और कॉन्ट्रैक्टर में भी फ़र्क होता है, तो ऑब्वियसली वो तो कंसल्टिंग की बातें हैं जो आप फिर हमसे रब्ता कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह कि सैलरी शायद वो वाहिद चीज़ हो जिस वजह से आपको विद होल्डिंग स्टेटमेंट फ़ाइल करनी हो, ख़ास तौर पर अगर आप इनकम फ्रॉम बिजनेस करें। और एक छोटी सी बात जो इसी से रिलेटेड है कि जब आप सैलरीज पे करें और अगर आप सैलरी 15,000 से ज़्यादा पे कर रहे हैं तो कोशिश करें कि उसको बैंकिंग चैनल के थ्रू पे करें, वरना तो वो सैलरी एज ए डिडक्टेबल बिजनेस एक्सपेंस आपको अलाउ नहीं होगा। तो वो तो तब डिडक्टेबल एक्सपेंस तो तब है जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। अभी हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले आप जाएंगे एफबीआर की वेबसाइट पे, क्योंकि आपको यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। हो सकता है किसी और वेबसाइट पर प्रॉपर लिंक ना हो। तो एफबीआर की वेबसाइट पे जाके आप स्क्रॉल डाउन करेंगे ऑनलाइन सर्विसेज में, और आपने आयरस में ही अपनी जो है रिटर्न फाइल करनी है। तो सबसे पहले आप आएंगे आयरस में। आयरस में या तो आप आईडी कार्ड एंटर करेंगे अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं, या फिर अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस हैं या कंपनी है या ट्रस्ट हैं तो आप फिर अपना एनटीएन नंबर और अपना पासवर्ड एंटर करके लॉग इन करेंगे। तो आप अपने आयरस के डैशबोर्ड में आ जाएंगे। ये आयरस का डैशबोर्ड है, ये मेन मेन्यू है, ये उसके टास्क मेन्यू है, ये आपका ड्राफ्ट और इनबॉक्स है। तो फिर इसके बाद आपने मेन मेन्यू में ऊपर जो टॉप पे है वो विद होल्डिंग एडवांस टैक्स में आ जाना है। और उसको जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस होंगे। आप स्टेटमेंट्स एंड फॉर्म्स में जाएंगे और यहाँ बाय एनुअल यानी साल में 2 दफ़ा, और एनुअल विद होल्डिंग के बाद फ़िलहाल टैक्स ईयर 2023 तक रूल ये है कि आप 165 सेक्शन के तहत क्वार्टरली विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल्स करेंगे, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर आपका पहला क्वार्टर होगा और इस तरह चलते जाए। तो आप जब इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का ब्लैंक पेज ओपन हो जाएगा, जिसको आप 165 सेक्शन से पहचान सकेंगे, वरना टैक्स रिटर्न वगैरह के भी यही पेजेस होते हैं। आप यहाँ पे कभी कभार होता है कि सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस नेम भी होता है, तो यहाँ नेम का ऑप्शन होता है। फिर आप अप्रोप्रिएट नेम, अगर सोल प्रोप्राइटर है तो अपना नाम चूज़ करेंगे, वरना कंपनी है तो यहाँ आपका नाम, या पार्टनरशिप है तो आपका नाम लिखा होगा। पीरियड पर जब आप क्लिक करेंगे तो जो विंडो ओपन होगी उसमें आपने 2023 देना है। उसकी वजह ये जो है, क्या कहते हैं, जब आपने पीरियड का बटन दबाया तो 2023 करके जब आप ये मैग्नीफाइंग या सर्च का बटन दबाएंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। नोट करें ये मंथली ऑप्शन है। फिर इसके अलावा आपके पास क्वार्टरली ऑप्शंस भी आखिर में आ जाएंगे, यानी 1 जुलाई 2022 से लेके 30 सितंबर 2022 तक। हम इस वक्त क्योंकि मई का महीना चल रहा है, मई 2023, तो लास्ट क्वार्टर में यानी फोर्थ क्वार्टर में है। तो 1 अप्रैल 2023 से लेके 30 जून 2023 को आपने सेलेक्ट करना है। जब आप सेलेक्ट करेंगे, मतलब आप हो सकता है अब ये वीडियो जब भी देख रहे हो, एक तो 165 का रूल चेंज हो गया हो क्वार्टरली वाला, तो फिर आप मंथली चूज़ करेंगे। अगर क्वार्टरली है तो फिर अपने क्वार्टर को देख के, फॉर एग्जांपल जनवरी टू मार्च जो थर्ड क्वार्टर है उसको सेलेक्ट करेंगे। अगर पेमेंट्स जिस पर आप विद होल्डिंग कर रहे हैं और यहाँ हम सैलरी की करेंगे तो वो उसका ताल्लुक थर्ड क्वार्टर से है। अच्छा,
जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपका पेज खुल जाएगा और इसमें थोड़ी सी बातें आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले सैलरी ऑफ फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, प्रोविंशियल एम्प्लॉई, कॉर्पोरेट एम्प्लॉई एंड अदर एम्प्लॉयज़। तो अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं तो आप ये वाला खाना चूज़ करेंगे। अगर आप कंपनी हैं, ट्रस्ट है, यहाँ आएंगे। अगर गवर्नमेंट है तो इसी तरह एओपी भी जो है सैलरी ऑफ अदर एम्प्लॉयज़ अंडर सेक्शन 149 में आएगा। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं और प्रीवियस ईयर्स में बोनसेस और कॉर्पोरेट की टैक्सेशन थोड़ी डिफरेंट थी, इसलिए ये फॉर्मेट उस वक्त से चला आ रहा है। वैसे मेन टैक्स रिटर्न के अंदर जो है ये फॉर्मेट अब बिल्कुल चेंज हो गया है। अब आप जो है जिसको हम कहते हैं कि ईज़िली उसमें सिर्फ एक ही सैलरी ऑफ एम्प्लॉई आता है। अच्छा, अब अगर आप कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ हैं, यानी आप कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, कंपनी है, ट्रस्ट है, तो आप ये वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे और इसमें फिर आप ये प्लस साइन दबाएंगे, क्योंकि ये जो ब्लू होते हैं फील्ड्स, इसका मतलब है इसमें आप खुद से एंट्री नहीं कर सकते। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा और आपने हर एम्प्लॉई के लिए इस तरह एंट्री करनी है। इसके अंदर एंट्री के 2-3 तरीके। अगर एम्प्लॉई रजिस्टर्ड है आईआरएस पे तो आप उसका आईडी कार्ड वगैरह डालेंगे और क्लिक करेंगे तो उसका नाम वगैरह आ जाएगा। अगर वो नहीं आ रहा, नॉट फाउंड, तो फिर आप उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर या रेफरेंस नंबर में उसका आईडी कार्ड डालेंगे और उसका नेम वगैरह लिखेंगे, यानी मैन्युअली ये काम करेंगे। और फिर ये होगा कि एफबीआर मालूमात में ये डेटा तो चला जाएगा, उसको आईआरएस पे फिर रजिस्टर होना पड़ेगा और उसके नाम के अगेंस्ट या एनआईसी के अगेंस्ट उसको जो है मुख्तलिफ नोटिस भी इशू होंगे। तो जो लोग डिडक्शन करवा रहे हैं और आईआरएस पे नहीं है तो ज़रूरी है, क्योंकि विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स अगर आपका एम्प्लॉयर फाइल कर रहा है तो फिर गवर्नमेंट के पास यानी कि एफबीआर के पास डेटा है। तो वैसे नॉर्मली अगर रजिस्टर्ड है तो आईडी कार्ड नंबर डालेगा, नेम आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपने ट्रांजैक्शन डेट डालनी है, तो जिस महीने की सैलरी है उस महीने की डेट के हिसाब से डाल दें। ऑप्शन आपके पास 1 से लेके 31 तक है, उसमें से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर ले जिससे पता चले कि किस मंथ की सैलरी है। नेक्स्ट स्टेप आप ये करेंगे कि जो टैक्सेबल अमाउंट है वो डाल देंगे। यहाँ फॉर एग्जांपल हम 60,000 डाल देते हैं, क्योंकि 50,000 पर मंथ से कम वालों की टैक्स डिडक्शन नहीं होती, वो विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स में नहीं आते। यहाँ पे एक एग्जेम्पशन कोड है, तो ऐसे लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों के साथ या ऐसे लोग जो एग्जेम्प्ट हैं जिनकी सैलरीज और वो उसमें सी मर्चेंट्स और वो सारे आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप मैग्नीफाइंग ग्लास को क्लिक करके उसका कोड ढूंढ के, ऑब्वियसली आपको हेल्पलाइन से उनका कोड पूछना पड़ेगा, पूछ के यहाँ डालेंगे तो ये जो रिक्वायर्ड फील्ड है टैक्स चार्जेबल कलेक्शन वाली, ये फिर नील रह सकेगी, वरना वैसे नहीं। और अब नॉर्मल कंडीशंस में ज़्यादातर लोगों की टैक्सेबल सैलरी होगी, तो 60,000 टैक्सेबल अमाउंट डाल के आप जो है क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद टैक्स कलेक्टेबल और डिडक्शन में आपने जो कैलकुलेशन की होगी, अब कैलकुलेशन आपने कैसे की होगी, आपने एवरेज रेट लिया होगा और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और एवरेज रेट इस तरह होता है कि अगर एक शख्स की सैलरी 60,000 है तो 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 आप कर लेते हैं, ठीक है जी। और आप उसको फिर डिवाइड कर लेते हैं कि मतलब उसकी आप वो देखते हैं कि कितना आया। सपोज़ करें कि उसकी टोटल सैलरी तो हो गई ये तकरीबन 7 लाख रुपए, 7 लाख रुपए के ऊपर 10,000 या 15,000 आ गया, तो फिर आप जो है 15,000 डिवाइडेड बाय 7 लाख करेंगे और जो एवरेज रेट आएगा उस पे फिर हर मंथ जो उसको सैलरी मिलेगी। क्योंकि हो सकता है वो आपके साथ कंटिन्यू ना करे, साल के दौरान छोड़ दे, लेकिन आपने एवरेज रेट पर उसकी टैक्स कलेक्शन करनी है। और ऐसा भी होता है कि उससे प्रीवियस ईयर में डिडक्शंस हुई होती हैं, तो अगर वो एम्प्लॉई डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट दे कि जी मेरे से ये टैक्स कटा है, तो फिर आप वो माइनस करके इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो आई होप कि आपको एक आइडिया हो गया कि बेसिकली जो है आपने किस तरीके से वो विंडो में एंट्री करनी है। और उसके बाद जब आप उसको ओके कर देंगे तो यहाँ इनिशली कुछ भी नहीं आएगा। जब आप कैलकुलेट का बटन दबाएंगे, यानी ये विद होल्डिंग का पेज है, तो आपके सामने ये 60,000 और ये 1,000 की पेमेंट आ जाएगी। नेक्स्ट हम चलते हैं, यानी कि एक तो ये आ जाएगी, जैसे जैसे आप एम्प्लॉयज़ ऐड करेंगे तो आपकी अपनी एक्सेल शीट के साथ ये बैलेंस होना चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ नेक्स्ट, कि ये हम एडजस्टेबल टैक्स एंटर कर रहे थे, कुछ
टैक्सेस आपको फिक्स्ड एंड वो भी आपको विद होल्ड करने पड़ते हैं, लेकिन वो फिक्स्ड एंड फाइनल वाले खाने में जाते हैं। और हम प्रीवियस वीडियो में भी जैसे बात कर रहे थे, टैक्स दोस्ती के यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं कि फ़िक्स्ड के लिए लॉ देखना पड़ेगा कि कौन सी विद होल्डिंग्स फिक्स्ड हैं, यानी वो फिक्स्ड की तरह फिक्स वाले खाने में आएंगे, और कौन सी टैक्सेस जो है वो एडजस्टेबल टैक्सेस हैं, वो आपको हर साल का टैक्स लॉ बताता है जो अमेंड होता रहता है। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि आपने मेन जो डेटा है वो एंटर किया है एडजस्टेबल टैक्स वाले खाने में। उसके अलावा फाइनल वाली भी हो सकता है आपने कुछ वो किया, तो आप एंट्री उसकी इसी तरह से करेंगे, आईडी कार्ड और या उसका एनटीएन नंबर डालेंगे अगर वो पार्टनरशिप कंपनी है। कंप्यूटेशन आप देखेंगे तो कंप्यूटेशन आपको बताएगा कि जी 1000 का विद होल्डिंग आप कर चुके हैं। फिर आप ये विद होल्डिंग टैक्स के कॉलम में आएंगे, वो आपको पर्टिकुलर्स बताएगा कि जी किस सेक्शन के तहत किस पर्सन की डिडक्शन हुई है। फिर आप पेमेंट वाले सेक्शन में आएंगे और जो आपने चालान जनरेट किया है वो आप यहाँ अटैच करेंगे। बेसिकली पेमेंट वाले सेक्शन में आके प्लस साइन दबाएंगे और उसके बाद ये विंडो जब ओपन होगी यहाँ पे वो मुख्तलिफ एंट्रीज आ रही होंगी। हो सकता है सैलरीड पर्सन की आपने एक ही चालान जनरेट किया हो तो यहाँ वो टोटल अमाउंट आ रहा होगा, उसको आप क्लिक करेंगे। लेकिन ये तब आप करेंगे जब आप सैलरी की जितनी भी सैलरीज हैं और उनके जितने भी टैक्सेस हैं आपने एंटर कर लिया। उसकी वजह ये है कि जब आप इसको सेलेक्ट वगैरह करके और ये यहाँ पे शो हो जाएगा, एक्शन ले लेंगे सेलेक्ट वगैरह का, तो फिर इसको क्लोज करेंगे और यहाँ पेमेंट वाले सेक्शन में पेमेंट आ रही होगी। उसके बाद ये विद होल्डिंग समरी में आपने जाना है, विद होल्डिंग समरी को क्लिक करना है और आपने देखना है कि टोटल टैक्स कैलकुलेटेड और टोटल टैक्स कलेक्टेड इक्वल है यानी सेम है। ये सेम होने चाहिए क्योंकि आप अपनी एक्सेल शीट को यूज़ कर रहे हैं डेटा एंटर करने के लिए, और एक्सेल शीट को यूज़ करने के बाद अगर ये इक्वल नहीं होगा तो ये सिस्टम आपको यानी विद होल्डिंग स्टेटमेंट कुछ नहीं बताएगा, लेकिन ऑटोमेटिकली टैक्स वाले फिर आपको नोटिस भेजेंगे ये कैसे कि जी आपकी टैक्स कैलकुलेशन फ़र्क क्या है, आपने कम टैक्स डिडक्ट किया है, ज़्यादा किया है, तो ये इक्वल होने चाहिए और इसका आपने ख्याल रखना है विद होल्डिंग स्टेटमेंट। और ऑब्वियसली यहाँ पर आकर अब आपने अपनी सारी सैलरीज एंटर कर दी हैं, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज सप्लायर्स की एंट्रीज कर ली हैं, कमीशन की एंट्री कर ली है, और जो विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स विद होल्डिंग ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी कर ली हैं। आपने लास्ट स्टेप ये देखना है कि ये करेक्ट हो गया। ठीक है जी, तो थैंक यू वेरी मच। और फिर आप इसको सेव करके और कैलकुलेट का बटन भी आप कॉन्स्टेंटली दबाते रहेंगे, फिर सेव दबाएंगे और फिर आखिर में जब आप एग्जिट करते हैं तो कहते हैं अनसेव डेटा विल बी लॉस्ट। तो ऑब्वियसली अगर इस स्टेप से पहले आपने सेव का बटन दबा दिया है तो ये कंप्लीट हो गया। तो आई होप कि जो न्यू लोग हैं जो अकाउंटेंसी फील्ड में आ रहे हैं, टैक्स फील्ड में हैं और ये काम करते हैं विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स का, उनको इससे बेसिक प्रिंसिपल का आइडिया हो गया होगा कि इस तरीके से आपने लॉ को समझते हुए और कैलकुलेशंस करते हुए फिर विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करनी है। विद होल्डिंग पे पेनल्टी भी बहुत सारी है और विद होल्डिंग की वजह से काफ़ी बिजनेसेस को प्रॉब्लम आता है, और शायद आप अपनी बिजनेस इनकम रिटर्न फाइल कर रहे हो कई सालों से एज अ सोल प्रोप्राइटर या एज ए पार्टनरशिप और आपको ख्याल ही ना हो कि आपने अपनी विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करनी है। अगर आपकी एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरी 50,000 से या प्रीवियस ईयर में 40 या 35,000 से कम भी थी, फिर भी आपको नील विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करनी है, और ताकि आप बता सकेंगे जी हमारा कोई ऐसा एक्सपेंस नहीं था वो कि जिस पर हमें विद होल्डिंग करनी है। तो विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स पे आपने काफ़ी ख्याल रखना है, प्रीवियस ईयर्स को के सिस्टम को स्ट्रीमलाइन कर लेना है। इनकम फ्रॉम बिजनेस के साथ साथ जो है अगर आप कोई और भी बिज़नेस कर रहे हैं पार्ट टाइम, वहाँ भी विद होल्डिंग अगर आपको करनी पड़ गई है तो आपको सपोज़ करें आप इवेंट मैनेजर है और सब आपने एक इवेंट किया है, उसके साथ आपको विद होल्डिंग करनी पड़ गई है तो आपको विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करनी है। तो टैक्स दोस्ती से या अच्छे कंसल्टेंट से आप जो है कंसल्टिंग लें, और इस वीडियो का मकसद था कि आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप यूट्यूब कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।